हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान चैनल पर। आज हम देखेंगे भारत की 10 इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में, जैसे कि गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये उत्तर भारत की नदियां हैं, और दक्षिण भारत की नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों के बारे में देखना होता है। इन नदियों के बारे में हमें क्या क्या जानना होता है, इनका उद्गम स्थल क्या है, इनकी सहायक नदियां कौन सी है, ये कौन से सागर में या कौन सी अन्य नदी में मिलती हैं, प्लस इन पे कौन कौन से बांध बने हुए हैं। तो इस नदियों को हम दो भागों में देखेंगे। पहले भाग में हम उत्तर भारत की नदियां देखेंगे और दूसरे भाग में हम दक्षिण भारत की नदियां देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारत की नदियों को आप दो भागों में बांट सकते हैं। उत्तर भारत की नदियां, जिसे हिमालयी नदियां कहते हैं, और दक्षिण भारत की नदियां, जिसे प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं। हिमालयी नदियां जो है वो हिमालय के क्षेत्र से उत्पन्न होती है, वहीं प्रायद्वीपीय नदियां प्रायद्वीपीय पठार से पैदा होती है। चूंकि हिमालयी नदियां हिमालय से पैदा होती है तो इनको दो जगहों से पानी मिलता है, एक तो हिमालय के बर्फ से और एक वर्षा से। इसलिए ये साल भर चलने वाली नदियां हैं और ये बहुत लंबी और बहुत बड़ी नदियां होती है। वहीं प्रायद्वीपीय नदियां जो है उनको पानी मिलने का मुख्य स्रोत सिर्फ वर्षा है, इसलिए ये साल भर नहीं बहती हैं, प्लस ये छोटी नदियां होती है, ज़्यादा लंबी नदियां नहीं होती है। हिमालयी नदियों में हमें मुख्य रूप से जानना होता है सिंधु नदी को, गंगा नदी को और गंगा की सहायक नदियों को, प्लस ब्रह्मपुत्र नदियों को। वहीं प्रायद्वीपीय नदियों में हमें देखने को मिलेगा नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो भारत की नदियों को आप दो भागों में बांट सकते हो, हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालयी नदियों को बारिश और बर्फ दोनों से पानी मिलता है, इसलिए ये सदा नीरा है, मतलब हमेशा इसमें पानी रहता है, अधिक लंबी और अधिक बड़ी नदियां हैं। वहीं प्रायद्वीपीय नदियों का मुख्य स्रोत बारिश है, इसलिए ये सदा नीरा नहीं है, ये ऋतुनिष्ठ है। ऋतु के हिसाब से इनमें पानी की आवक बढ़ती घटती रहती है और ये छोटी नदियां हैं। इसमें मुख्य नदियां, हिमालयी नदियों में मुख्य नदियां हमें देखने को मिलेगी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। वहीं प्रायद्वीपीय नदियों में हमें मुख्य नदियां देखने को मिलेगी नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। अब हमें एक एक करके हिमालयी नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों को देखना है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हिमालयी नदियों को। हिमालयी नदियों में सबसे पहले नदी हमें देखने को मिलती है सिंधु नदी, जो कि सबसे उत्तर में बहती है। भारत के सबसे उत्तर में बहने वाली नदी तंत्र है सिंधु नदी। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर से पैदा होती है। ये उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए भारत में प्रवेश करती है और अंत में जाके ये पाकिस्तान देश में चली जाती है। पाकिस्तान में ये बहते हुए कराची के पूर्व से होते हुए ये अरब सागर में गिर जाती है। तो पहली बात यह है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो यह है तिब्बत का मानसरोवर, और ये मिलती कहां है, ये अरब सागर में मिलती है, प्लस ये पाकिस्तान में कराची के पास होते हुए बहती है। अब सिंधु की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ये 5 नदियां जो है वो सामूहिक रूप से पंचनद कहलाती है। तो पंचनद में कौन सी 5 नदियां आ गई? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये पांचों नदियां सिंधु में जाके पाकिस्तान में मिलती है और उस जगह का नाम है मिठानकोट। तो ये पंचनद वाला सिस्टम पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में जाके मिल जाता है। इन 5 नदियों के अलावा और भी कुछ सहायक नदियां हैं सिंधु की, जैसे कि भारत में ही है श्योक, यहां पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आपको गिलगित मिलेगी, यहां गोमल मिलेगी। इस तरह से कुछ और सहायक नदियां भी है। इसमें जो पंचनद में जो सतलुज नदी है वो तिब्बत के ही मानसरोवर में स्थित राकसताल से निकलती है, और भारत में ये जब बहती है तो पंजाब में हरिके बैराज नामक जगह पर इस पर ब्यास नदी आके मिल जाती है। इसी हरिके बैराज से भारत की सबसे बड़ी नहर, जिसका नाम है
इंदिरा गांधी नहर वो निकलती है। तो सिंधु नदी के बारे में हमें एग्जाम से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं कि सिंधु नदी की कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर, लेकिन भारत में सिंधु नदी की लंबाई 709 किलोमीटर ही है। मिठानकोट जो कि पाकिस्तान में स्थित है, वहां पर सिंधु की 5 सहायक नदियां जिन्हें पंचनद कहते हैं, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज आती है, वो जाके मिलती है। सिंधु और ये पंचनद, इसकी पूरी कंप्लीट धारा ये कराची जो कि पाकिस्तान में स्थित है उसके पूर्व में होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु की 5 सहायक नदियां जिन्हें पंचनद कहते हैं हम देख चुके हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इसके अलावा भी सिंधु की कुछ सहायक नदियां हैं जैसे कि श्योक, गिलगित, गोमल और जास्कर। सिंधु नदी प्लस इनकी जो 5 सहायक नदियां हैं उसके उद्गम स्थल हमें पता होने चाहिए। सिंधु नदी का उद्गम स्थल हम देख चुके हैं, तिब्बत के मानसरोवर में ही है। झेलम जो है वो कश्मीर के वेरीनाग से ही निकलती है और ये झेलम नदी श्रीनगर के वुल्लार झील से होके गुजरती है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वुल्लार झील कौन सी नदी पर स्थित है, तो झेलम नदी पर स्थित है। एक है चिनाब नदी। चिनाब नदी, रावी नदी और ब्यास नदी, ये तीनों ही नदियां भारत के ही हिमाचल प्रदेश से निकलती है। वहीं चिनाब नदी बारलाछाला से निकलती है, रावी नदी कुल्लू पर्वत से निकलती है और ब्यास नदी रोहतांग दर्रा से निकलती है। जो अंतिम नदी है सतलुज नदी, वो भारत से नहीं बल्कि तिब्बत के राकसताल से निकलती है। इस सतलुज नदी और ब्यास नदी का जहां पर संगम होता है उस जगह का नाम है हरिके बैराज, जो कि पंजाब में स्थित है। और इस हरिके बैराज से भारत की सबसे लंबी नहर निकाली गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। ये इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के पश्चिमी भाग को सिंचाई में बहुत बड़ा योगदान प्रदान करती है। दूसरी नदी है गंगा नदी। गंगा नदी भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है और ये भारत की राष्ट्रीय नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये निकलती कहां से है? ये उत्तराखंड में एक हिमनद है जिसका नाम है गंगोत्री। तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यहां पर जब ये निकलती है तो इसे भागीरथी कहा जाता है, लेकिन ये भागीरथी नदी जब देवप्रयाग पे अलकनंदा नामक नदी से मिलती है तब इसे गंगा नदी कहा जाता है। अब ये गंगा नदी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में इसके 2 भाग हो जाते हैं। एक तो पश्चिम बंगाल में ही रह जाता है जिसका नाम है हुगली नदी, और एक चला जाता है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है और अंत में ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब गंगा नदी की कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं जो हमें एग्जाम के लिए पता होनी चाहिए। बाएं हाथ से या यूं कहे उत्तर से इसमें कौन कौन सी नदियां मिलती है? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। इस कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसके दाएं हाथ से, गंगा के दाएं हाथ से मिलने वाली 3 इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं यमुना, सोन और दामोदर। इस दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो गंगा नदी के बारे में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए एग्जाम से रिलेटेड? हमें पता होना चाहिए कि गंगा नदी भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है और यह भारत की राष्ट्रीय नदी है। यह निकलती कहां से है? यह उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद या गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यहां पर इसका नाम भागीरथी होता है और देवप्रयाग पे जब यह अलकनंदा नदी से मिल जाती है तब इसका नाम गंगा होता है। यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इसकी कुल लंबाई हम देख चुके हैं 25-25 यानी कि 2525 किलोमीटर है। जब यह पश्चिम बंगाल में जाती है तो इसके 2 हिस्से हो जाते हैं। एक पश्चिम बंगाल में रह जाता है जिसे हुगली नदी कहते हैं और एक बांग्लादेश में चला जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है और अंत में
ये पूरा तंत्र मिल जाता है बंगाल की खाड़ी में। अब हमें एग्जाम से रिलेटेड पंचप्रयाग के बारे में पता होने चाहिए। पंचप्रयाग अलकनंदा नदी पर 5 अलग अलग नदियों के मिलने के स्थान को कहा जाता है। अलकनंदा नदी सबसे पहले निकलती है बद्रीनाथ से। अलकनंदा नदी पर 5 प्रयाग है। सबसे पहले विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। इन 5 प्रयाग पे अलकनंदा नदी से 5 अलग अलग नदी आके मिलती है। जैसे कि विष्णु प्रयाग पे धौली गंगा मिलेगी, नंद प्रयाग पे नंदाकिनी मिलेगी, फिर आएगा कर्ण प्रयाग, इस पर मिलेगी पिंडार गंगा। रुद्र प्रयाग पे केदारनाथ से आती हुई मिलती है मंदाकिनी और अंत में देव प्रयाग पे अलकनंदा नदी से मिल जाती है भागीरथी। और यहां से नदी का जो नाम हो जाता है वो होता है गंगा। तो पंच प्रयाग के बारे में हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए कि 5 प्रयाग है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। इन 5 ही प्रयाग पर एक नदी कॉमन मिलेगी, अलकनंदा। और अन्य कौन सी नदियां आके मिलती है? विष्णु प्रयाग पे अलकनंदा से धौली गंगा मिलती है, नंद प्रयाग पे अलकनंदा से नंदाकिनी मिलती है, नंद प्रयाग नंदाकिनी। कर्ण प्रयाग पे अलकनंदा नदी से पिंडार मिलती है, रुद्र प्रयाग पे अलकनंदा से मंदाकिनी मिलती है और अंत में देव प्रयाग पे अलकनंदा से भागीरथी नदी मिलती है। और इसके बाद ही इस नदी का नाम गंगा हो जाता है। तो ये थी अपनी गंगा नदी। इसके बाद हमें गंगा की कुछ सहायक नदियों के मिलन स्थल के बारे में पता होना चाहिए कि ये गंगा नदी में कहां कहां पर मिलती है। जैसे कि बाएं हाथ से जो नदियां मिलती है उसमें सबसे पहली है रामगंगा, जो कि गंगा में कन्नौज से मिलती है। दूसरी है गोमती, जो कि गंगा में गाजीपुर पे मिलती है। घाघरा छपरा पे मिलती है। गंडक हाजीपुर पे मिलती है। कोसी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता था, वो गंगा में भागलपुर से मिलती है। और महानंदा मालदा में आके गंगा से मिल जाती है। दाएं हाथ से मिलने वाली 3 इंपॉर्टेंट नदियां गंगा में कहां कहां मिलती है? यमुना, जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, वो प्रयागराज पे मिलती है। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यमुना नदी गंगा नदी में आके किस जगह पे मिलती है? तो प्रयागराज में मिलती है, जिसका पुराना नाम क्या था? जिसका पुराना नाम था इलाहाबाद। फिर है सोन नदी, वो गंगा में पटना पे आके मिलती है। ठीक है, यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दामोदर नदी, जो कि बंगाल का शोक कहलाती थी, वो कलकत्ता में आके मिलती है। तो सारी नदियों का संगम स्थल पता हो नहीं हो, इन 3 नदियों का और रामगंगा नदी का मिलन स्थल आपको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी। यमुना नदी भी उत्तराखंड में यमुनोत्री हिमनद से ही निकलती है। ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसकी खुद की कुछ सहायक नदियां हैं, जिनमें चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदी आती है। तो यमुना नदी के बारे में हमें एग्जाम से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट पता होने चाहिए कि यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल यानी कहां से निकलती है? ये उत्तराखंड में यमुनोत्री हिमनद से ही निकलती है। इसकी खुद की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और ये गंगा नदी में कहां आके मिलती है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पे आके मिलती है, जिसका पुराना नाम था इलाहाबाद। तो ये था गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों का पूरा तंत्र। अब हम देखते हैं हिमालयी नदियों में तीसरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत में कैलाश श्रेणी से निकलती है। ये तिब्बत में कैलाश श्रेणी से निकलती है। तिब्बत में इसका नाम सांगपो या यारलुंग सांगपो होता है। ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत के उत्तरी भाग के पैरेलल बहती हुई, समानांतर बहती हुई, नामचा बारवा के पास भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। तो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहां से प्रवेश करती है, ये आपको अलग अलग एग्जाम में बहुत बार देखने को मिल जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में जब ये प्रवेश करती है तो इसका नाम होता है दिहांग नदी। प्लस आगे जब बढ़ती है तो अन्य सहायक नदियों के मिलने के बाद इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी
फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तब उसका नाम जमुना हो जाता है। ये जमुना नदी गंगा से मिलती है और अंत में ये पूरा सिस्टम अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिरा देता है। अब भारत में ब्रह्मपुत्र की कौन सी इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं? एक तो है दिबांग, सुबनसिरी, धनसिरी, मानस, संकोस और तिस्ता नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हमें एग्जाम से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट पता होने चाहिए? एक तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो वो है तिब्बत का कैलाश श्रेणी। तिब्बत में इसे सांगपो नाम से जाना जाता है। भारत में इसके दो नाम है, दिहांग और ब्रह्मपुत्र। और जब ये बांग्लादेश में चली जाती है तब इसे जमुना कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई करीब 916 किलोमीटर ही है। ये भारत में अरुणाचल प्रदेश से होकर एंट्री करती है। भारत में जब एंट्री करती है तो इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, संकोस, मानस और तिस्ता। इस ब्रह्मपुत्र नदी पर एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है माजुली द्वीप, और यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी पर स्थित द्वीप है, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो यह थी अपनी ब्रह्मपुत्र नदी, और हमने देख लिया है हिमालय की 3 इंपॉर्टेंट नदियों को, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों को। तो आशा है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिशन ज्ञान से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।